राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन है उसका नाम तब्दील कर दिया गया है और अब उसको अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। तो मुझे बहुत दुख भी हुआ, अफसोस भी हुआ और मुझे हंसी भी आई। तीनों चीज है जी, मतलब इसमें ट्रेजेडी भी है और इसमें कॉमेडी भी है। ट्रेजेडी इस वजह से है कि इस देश में ऐसे लोग सत्ता में, इक़्तिदार में बैठे हुए हैं जिनकी सोच समाज को बांटने वाली है, जिनकी सोच मजहब के नाम पे सियासत करने वाली है और जिनकी सोच है कि हिंदुओं के बारे में बातें बोलो और हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काओ, वोट हासिल करो और फायदा तो मुसलमानों का होगा नहीं क्योंकि उनके खिलाफ सियासत हो रही है। हिंदुओं के बारे में भी, हिंदुओं के मफाद में भी कोई काम नहीं होगा क्योंकि ये लोग अगर काम करना चाहते तो वो किसी को लड़वाते नहीं। तो ये है इनका खेल है, देना कुछ नहीं है, लड़ा देना है। अगर इस मुल्क में मुसलमानों की अक्सरियत होती तो ये दिन रात हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं। इनका कोई हिंदुओं से कोई प्रेम नहीं है, तो ये तो इनकी सियासत है। तो ये तो है ट्रेजेडी इनकी। अब कॉमेडी देख लीजिए। इन नादान लोग कहें इनको, या अनपढ़ लोग कहें, या जाहिल इन लोगों को कहें, इनको ये भी पता नहीं कि मुगल गार्डन जो है इसको किसी मुगल ने नहीं बनाया। ना तो इसको बाबर ने बनाया, ना इसको आपको हुमायूं ने बनाया, ना अकबर ने, ना शेर शाह ने, ना औरंगजेब ने, ना जहांगीर ने, ना बहादुर शाह जफर ने, किसी ने नहीं बनवाया। इस गार्डन जो है, जो राष्ट्रपति भवन का जो हिस्सा है जिसको हम कहते हैं लुटियन दिल्ली, इसका जो हिस्सा है ये 1917 में इसकी मंसूबाबंदी जो थी, इसकी जो प्लानिंग थी, उस जमाने में ब्रिटेन के एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट जो हैं जिनको हम कहते हैं माहिर फन तामीर, उन्होंने इसकी प्लानिंग की थी, जिनका नाम था एडवर्ड लुटियन, है ना, जिनके नाम पे हम कभी कभी आप सुनते हो कि लुटियन दिल्ली, उन्हीं के नाम पे ये शहर जो है, खासकर जो दिल्ली का एरिया जो आप जाते हैं राष्ट्रपति भवन, वो सब उन्होंने उसकी प्लानिंग की थी। तो उन्होंने उसकी प्लानिंग की और फिर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे एक दहाई गुजर जाने के बाद 1927 और 28 के करीब में वहां पे प्लांटेशन यानी शजरेकारी का काम वहां पे शुरू हुआ। वृक्षारोपण कहते हैं, वृक्ष और पौधे डाले गए। तो देखिए, गार्डन किसने बनाई? अंग्रेजों ने। गार्डन के अंदर में फूल और पौधे लगाए गए, उसकी डिजाइनिंग ऐसी की गई जिसको अगर आप देखते हैं तो उसमें हिंदुस्तानी फन तामीर, खासकर जो मुगलों की और जो जदीद वेस्टर्न जो टेक्नोलॉजी है, जो वो उनके जो स्टाइल है, उसका एक गहवारा है। दोनों के मिलजुल दिखते हैं। और जो लुटियन साहब थे भाई, वो माहिर थे, उनको जो चीजें जहां से अच्छी दिखी उन्होंने उसका संगम किया और उन्होंने बाग को बना दिया। और एक अगर आप तारीख को अगर पढ़ेंगे और अगर आप देखेंगे तो एक मुगलों की एक खास तरह के आप देखेंगे, जैसे ताजमहल को जाके देखिए या कश्मीर गार्डन को देखिए या जहां भी देखिए, तो एक उनका अपना एक स्टाइल है जिसके ऊपर हो सकता है कि जो इस फील्ड के माहिर हो और मजीद बातें रखे और बेहतर तरीके से रखे। उनका एक कैनाल सिस्टम है, एक नहर है, फव्वारे होते हैं, एक खास तरह की उसकी डिजाइनिंग होती है। तो वो मुगलों की इसी विरासत को और हेरिटेज से ये इतने क्या कहें मुतासिर थे कि उन्होंने उस चीजों को कॉपी की, उस चीजों से यहां पे उसको दर्ज किया। और इस तरह से आप देखेंगे तो उसमें हिंदुस्तान की रवायती फन तामीर भी है और मॉडर्न ब्रिटिश और जदीद और वेस्टर्न भी है वो। तो देखिए, जिस गार्डन को बनाने वाला एक ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिशर्स की भी तारीख आप जानते हैं कि वो जब हिंदुस्तान में ताजिर बन के यहाँ पे आए और धीरे धीरे हमारे मुल्क की जो सियासी जो हालात थे वो अच्छे नहीं थे। मुगल बादशाह के घरों में भी लड़ाई और झगड़े थे, हुकूमत कमजोर हो चुकी थी और बादशाह ऐसे बदले जाते थे, उनको इस तरह से हटाया जाता था, उनके खिलाफ ऐसे साजिशें होती थी, उनका कत्ल ऐसे किया जाता था और सत्ता का परिवर्तन ऐसे होता था जैसे हम कपड़े और कमीज को बदलते हैं हर रोज में। इसी का उन लोगों ने फायदा उठाया, यहाँ पे हाकिम बन गए। और बहादुर शाह जफर जो थे उनको हुकूमत बहुत आप कहेंगे बहुत उम्र गुजारने के बाद मिली और उनके खानदान में भी वली अहद बनने के लिए मार और झगड़े होते थे, उसका उन लोगों ने फायदा भी उठाया। बहुत सारे मुसलमानों ने, हिंदुओं ने भी उनके खिलाफ मुखबिरी की। लेकिन अपनी तमाम कमजोरियों को जानते हुए भी बहादुर शाह जफर ने यहाँ के हिंदुओं और मुसलमानों को मुत्तहिद किया,
उनकी क़यादत को कबूल की, ये जानते हुए कि उनका जो असर है वो पुरानी दिल्ली और जो कहते हैं कि वॉल सिटी से बहुत दूर तक नहीं फैला हुआ है। फिर भी उन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और उनके खिलाफ साजिश करने वाले में मुसलमान लोग भी शामिल थे, हिंदू भी शामिल थे। जो गद्दारे वतन थे उन्होंने उनकी मुखालफत की, मुहिबाने वतन थे उन्होंने अपने जान की कुर्बानियां दी। तो उस समय जब मेरठ से मुजाहिदीन आजादी जब आ रहे थे तो उन्होंने ये नहीं देखा कि बहादुर शाह जफर को हम कबूल कर रहे हैं हिंदुस्तान का कायद, तो ये मुसलमान है भाई, इसको कैसे हम कबूल कर सकते हैं। सब लोगों ने, गैर मुसलमानों ने सबने उनको अपना लीडर और अपना हीरो माना। अंग्रेजों ने इसलिए उनके खिलाफ तादवी कार्रवाई भी बड़े इंतकामी जज्बे से किया और फिर उनको रंगून भेज दिया गया और बहुत सारे आसार भी है उनको कि 2 गज जमीन भी उनको दिल्ली में दफन होने के लिए नहीं मिली। तो ये बहादुर शाह जफर की कुर्बानी है, ये हमारे देश में मुगलों की एक कुर्बानी है। मुगल बादशाह थे, उनके दौर में टैक्स वसूले गए, उस टैक्स की वजह से गरीबों का इस्तेहसाल हुआ और उस इस्तेहसाल में आपको हिंदू और मुसलमान दोनों काश्तकार और मजदूर शामिल थे। इस बात को कोई दरकिनार नहीं कर रहा है, लेकिन जब आप ये बात कहेंगे तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि मुगलों की हुकूमत को आगे बढ़ाने में यहाँ के हिंदू जो बड़े बड़े अपर कास्ट लोग थे वो लोग भी पेश थे। तो ये जो पूरा का पूरा जो निजाम था, मलाई खाने वाले लोग हिंदू समाज के ऊंची जाति के लोग थे, शादी ब्याह मुगलों की जो हो रही थी वो हिंदू समाज के ऊंची ऊंची जातियों के लोगों के साथ शादी हो रही थी। तो अगर हमें मुगल सरकार की और मुगल हुकूमत की तनकीद करनी है तो हम उसे गरीब और मजदूर और काश्तकार के नुक्ते नजर से करेंगे, हम उसको धर्म के नुक्ते नजर से नहीं करेंगे, है ना। और जब हम अकबर को और औरंगजेब को और बाबर के ऊपर हम जब उंगली उठाएंगे तो हमको शिवाजी और महाराणा प्रताप और जो गैर मुस्लिम जो राजा महाराजा हैं उनके राज्य में भी मुआशी निजाम क्या था उसको भी हम लोगों को तनकीदी तौर पे देखना होगा। तो एक मौरिख का काम ये नहीं होता है कि हिंदू राजा है जुल्म कर रहा है बहुत ही अच्छा है और मुसलमान राजा है वो टैक्स वसूल रहा है तो बहुत ही बुरा है, ऐसा नहीं है। मुगलों ने हिंदू राजाओं को जगह दी, उनको कुर्सी दी, मनसब में उनको जगह दी, संस्कृत भाषा का विकास हुआ, भक्ति आंदोलन आप देखेंगे कि उसी दौर में आगे बढ़ा। गुरु नानक जी, कबीर, इन लोगों की जो थिंकिंग थी, जो इन लोगों की सोच थी, उसका असर पूरे हिंदुस्तान में देखा गया। अकबर की जो सोच थी जिसने उसने एक तरह के क्या कहते हैं कशीरुल मज़ाहिब समाज के अंदर में उसने एक एकता की बात कही, तो वो सारी चीजें हमारी मिट्टी से निकली हुई चीजें थी। आपको एक मौरिख हैं, आप जाइए और आपकी अगर राय अलग है कि भाई अकबर साहब की ये फलाना पॉलिसी तो बिल्कुल गलत थी, मजदूरों के खिलाफ में थी, आप तनकीद कीजिए, कोई नहीं रोक रहा है। और ऐसी बातें लिखी गई है। अगर प्रोफेसर इरफान हबीब को भी देखेंगे तो उन्होंने भी एग्रेरियन सिस्टम के बारे में लिखा है, उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज की तनकीद की है। तो यहाँ पे हिस्ट्री को हिस्ट्री के तरीके से नहीं पढ़ा जा रहा है, यहाँ पे हिस्ट्री जो है ना उसको हिंदू मुसलमान के नजरों से देखा जा रहा है। और जिस तरह से उसके बाद जो भक्त लोग हैं वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, मुसलमानों को गाली देना शुरू कर देते हैं, तो चूंकि मीडिया उनके हाथ में है तो आम इंसान के जहन में, आम हिंदुओं के दिमाग में ये बात डाल रहे हैं, देखो मैंने मुगलों को ठीक कर रहे हैं, हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं बताते हैं साहब कि ये मुगल गार्डन जो है ये अंग्रेजों ने बनवाया है। सुन लीजिए, ये बात सबसे दिलचस्प बात है, इसका मुसलमानों से लेना ही नहीं है। अंग्रेजों के बीच में एक ऐसा तबका था जो मुसलमानों से उनके दिलों में बहुत जबरदस्त अदावत थी, इसके बावजूद भी उन्होंने मुगल गार्डन उसका नाम रखा। लेकिन हम हिंदुस्तानी, हमारी तारीख क्या है? हमारी तारीख है कि हमने मजहब के नाम पर तो लड़ाई नहीं लड़ी। झांसी की रानी हो या जो 1857 के जो बाकी लोग थे वो तो ये नहीं कह रहे थे कि भाई इसमें मुसलमान लोग निकल जाइए यहाँ से, इस लड़ाई से निकल जाइए, हमको मुसलमानों से लेना देना कुछ नहीं। वो तो भाई हिंदू मुसलमान को साथ लेके लड़े। हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का जो एक मंसूबा बंद, एक सिस्टमिक जो प्रोग्राम चलाने वाले हिंदू महासभा और आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस के नेता और हिंदू महासभा के जो नेता थे, इन लोगों ने कभी हिंदू मुसलमानों की दोस्ती के लिए काम नहीं किया। और हिंदू महासभा के लीडर तो बार बार एकदम पब्लिक प्लेटफॉर्म से बोल रहे थे कि अरे भाई हिंदू, तुम
लोग इतनी नादानी और बेवकूफी क्यों कर रहे हो? तुम अंग्रेजों का साथ दो, तुम मुसलमानों के साथ दोस्ती मत करो। और महात्मा गांधी जिनको आज ही के रोज 30 जनवरी को मार दिया गया, गोडसे का क्या उनके ऊपर इल्जाम था कि ये मुसलमानों की मुंह भराई कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के तईन जो है इनका रवैया बड़ा सॉफ्ट है और एंटी हिंदू है। आप बताइए, महात्मा गांधी से बढ़ के कोई हिंदू हो सकता है? सोचिए इन लोगों की क्या मतलब इन लोगों की सोच है। आप बताइए, एक सनातनी हिंदू थे, पूजा पाठ करते थे, और एक जो सच्चा हिंदू है वो धार्मिक और मजहबी रवादारी की बात करता है। महात्मा गांधी को एक सियासी लीडर के तौर पर हमारे उनके बहुत सारे इख्तलाफ हैं, लेकिन वो इख्तलाफ का जो क्रिटिसिज्म का जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो कभी आरएसएस नहीं हो सकता है। नेहरू जी की तनकीद जो है ना, वो हम अंबेडकर के नुक्ते नजर से करें तो ये जायज है, लेकिन हम नेहरू की तनकीद सावरकर और गोलवरकर के नुक्ते नजर से नहीं कर सकते हैं। इन लोगों ने बांटा है लोगों को, और वो वही पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं। अंग्रेजों से इनको बड़ा प्रेम है, देखिए। और जब मैं अंग्रेज कर रहा हूं तो मैं किसी ब्रिटिशर्स की बात नहीं कर रहा हूं। हम बहुत सारे ब्रिटिशर्स लोग बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने हिंदुस्तानियों की मदद की, जो राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा था उनकी उन्होंने हिमायत की। खासकर जो लेफ्ट के लोग थे या लेबर पार्टी के लोग थे, उनमें बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के मसाइल से बड़े हमदर्द थे। हम कह रहे हैं जो नौ आबादकार लोग थे, जो कॉलोनियल मास्टर थे, जो हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, जो हमको अपना बराबर नहीं समझ रहे थे, जो एक ऑथोरिटेरियन रूल चला रहे थे, जो हमारा शोषण कर रहे थे, जो हमारा माल और हमारे पसीने की कमाई ब्रिटेन लेके जा रहे थे, ऐसे लोगों के ऊपर उनके पास कोई सवाल नहीं है, उनके ऊपर कोई तहकीक नहीं हो रही है। और जो मुगल, चाहे जो भी उन्होंने कमाई की, जो भी उन्होंने पैसे बनाए, जो भी उन्होंने खाया कमाया, लेकिन कभी भी उन लोगों ने हिंदुस्तान से बाहर किसी भी मुल्क को, चाहे वो जन्नत ही क्यों नहीं हो, उसको अपना मुल्क नहीं माना। वो यहीं दिल्ली में, यहीं आगरा में, यहीं दक्कन में, यहीं सरजमी पे ये दफन हो गए, ये कहीं दूसरे मुल्क में नहीं गए। अरे भाई, उपनिवेशवाद का मतलब समझ रहे हो? कॉलोनियलिज्म किसे कहते हैं? नौ आबादकारी किसे कहते हैं? इस्तेमारी ताकतें किसे कहते हैं? जो पैसा एक दूसरे लूट के दूसरे देश में चला जाए, जहां जो ताकतें अपने फायदे के लिए दूसरे मुल्क का शोषण करें। ऐसा तो मुगलों ने नहीं किया। अगर मुगलों ने यहां पे हुकूमत की तो अगर एक तबका को इसका नुकसान हुआ तो दूसरे तबके को फायदा हुआ। अगर उन्होंने एक राजा से लड़ाई की तो दूसरे राजा को उन्होंने फायदा पहुंचाया। यानी ये हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला था। ये कोई ताजमहल अपने सर पर लेके वो कभी मक्का और कभी आपको अफगानिस्तान नहीं गए, कभी ईरान नहीं गए, कभी तुर्की नहीं गए। वो लोगों, उन्होंने जो भी कमाया, जो भी खाया, जो भी अच्छा किया, जो भी बुरा किया, वो सब इसी हिंदुस्तान में ही किया। और हिंदुस्तान की एकता, अखंडता, इसकी एकजेहती के लिए उन्होंने अपनी जानें भी गंवाई। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, ये बात हिस्टोरियन बार बार कहते हैं कि अकबर के जमाने में या मुगल दौर में जिस हम एक बड़े भारत की बात करते हैं, एक सियासी तौर पे एक बड़ा भारत, जिसको आरएसएस वाले अपनी जबान में अखंड भारत कहते हैं, ये भारत भी उसी मुगलों की वजह से इसकी एक यूनिटी हुई, एक सेंट्रलाइज एक सिस्टम बना। समझ रहे हैं? ये सब जो भारत हम 1947 में जो देख रहे हैं, इसकी बुनियाद जो है उसको डालने में जो मुगल दौर के जो बड़े बड़े बादशाह थे, उनका भी इसमें रोल है। एक चीज मैं और आखिर में कहना चाहता हूं कि बहुत सारे जो हमारे तारीख के तालीमे इल्म है, उनकी तरफ मैं उनकी तवज्जो मैं ममजूल करना चाहता हूं। एक स्कूल है जिसका नाम है हिस्ट्री में, जिसको हम कहते हैं इलाहाबाद स्कूल। तो इलाहाबाद स्कूल ने बड़े बड़े हिस्टोरियन को पैदा किया, जिसमें ताराचंद हैं, जिसमें आपको सतीश चंद्रा हैं, आरपी त्रिपाठी हैं। तो इन लोगों की एक बड़ी बहुत बड़ी हिंदुस्तान की तामीर में एक बहुत बड़ा रोल है। हुआ क्या कि 20वीं सदी तक आते आते अंग्रेजों द्वारा लिखी गई जो तारीख निगारी थी, जो तारीख थी, इसको पढ़ के एक बहुत बड़ा तबका हिंदुओं के बीच में मुसलमानों को और मुगलों को लेकर बदजन हो गया था। उनको लगा कि ये लोग आक्रांता लोग हैं, हमलावर लोग हैं। समझ रहे हैं? और कुछ लोगों ने औरंगजेबों के खिलाफ बहुत मवाद इकट्ठा कर दिया था। और औरंगजेब की तनकीद करने से मैं नहीं रोक रहा हूं, लेकिन औरंगजेब को मुसलमान होने की वजह से जब गाली दी जाती है, तब मुझे लगता है कि जायज नहीं है।
औरंगजेब को एक हुक्मरान होने की वजह से अगर आप उसको क्रिटिसाइज करते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन औरंगजेब को एक धर्म विशेष में पैदा होने की वजह से उनको टारगेट मत कीजिए। उस दौर में इलाहाबाद स्कूल ने एक नई हिस्ट्री में एक थियरी दी जिसमें उन्होंने कहा कि मुगलों ने भी भारत की सालमियत, उसकी अखंडता, उसकी एकता, उसकी चौहद्दी को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। उनका धर्म चूंकि हमारे धर्म से जुदा है, इस बुनियाद पे भारत में जो उनकी कारकर्दगी है, जो उनके खिदमात हैं, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और यही वो दौर था जहां से एक सेकुलर हिस्ट्री निगारी वहां से जन्म लेती है और वहां पे सतीश चंद्रा, आरपी त्रिपाठी, ये लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो आपको वहां पे जो एक लेफ्ट ओरिएंटेड हिस्ट्री की जो शुरुआत होती है, जिसमें आपको मोहम्मद हबीब, जो इरफान हबीब साहब के जो फादर हैं, ये सारे लोगों का उसमें एक मेल जोल है, एक संगम था, जहां पे हिस्टोरियनों का ये काम था कि हम तारीख को कभी मजहबी चश्मे से नहीं देखेंगे, हम उसको उसके मेरिट पे देखेंगे, हम उसको सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशन से देखेंगे, हम उनके लैंड पॉलिसीज को देखेंगे, हम उनके टैक्स वसूलने के निजाम को देखेंगे। अच्छा है तो अच्छा कहेंगे, बुरा है तो बुरा कहेंगे, इख्तलाफ भी होगा, लेकिन इसके ऊपर हम गाली देने का जो एक धंधा है ये शुरू नहीं करेंगे। बहुत ही अफसोस की बात है कि आरएसएस के जो लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, जो मुल्क को बनाने वाले लोगों ने जो खिदमात अदा किए, जो उन्होंने अपना पसीना खून बहाया, जो अच्छी बातें लिखी, वो सारी तारीख को मटियामेट कर रहे हैं और मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। गार्डन का नाम जो बदला गया है ना, इसके पीछे एक सियाक भी है। ऐसा नहीं है कि ये लोग इतने नादान लोग हैं कि एक दिन अरे चलो चलो गार्डन का नाम बदल दो। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई है, उस डॉक्यूमेंट्री में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो मोदी जी का जो दौर था, जो जब वो गुजरात में वजीर आला थे, जब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने लोगों को न्याय नहीं दिया। कुछ इस तरह की बातें आई हैं। हम लोग तो अभी उसको देख भी नहीं पाए हैं, क्योंकि ये एक गैर रस्मी तौर पे उसको बैन कर दिया गया है कि साहब आप कहीं उसको इंटरनेट पे डालेंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे, हुकूमत की तरफ से सोशल मीडिया चलाने वाले लोगों को एक खबर पहुंच जाती है कि आप इसको हटा लीजिए, हटा लिया जाता है। लेकिन ये देखिए कि आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में जहां पे आप किसी भी चीज को बैन नहीं कर सकते, किसी भी हुकूमत के अंदर में ताकत नहीं है, यहां तक कि अमेरिका की हुकूमत के अंदर में भी ताकत नहीं है कि वो सारी चीजों को बैन कर दे, है ना। और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया और फेसबुक और ट्विटर के दौर में आप एक बटन दबाते हैं और एक चीज 1 मिनट में ही हजारों मील दूर पहुंच जाती है। तो वो अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस नैरेटिव को, इस हकीकत को दबा दिया जाए, है ना। लेकिन हो क्या रहा है, चीजें दब नहीं रही है, चीजें इधर से उधर दौड़ती चली जा रही है ना। जो जिन जो है बोतल से बाहर फिर आ गया, है ना। और आप देखिए कि यूनिवर्सिटियों में बच्चे लोग इस फिल्म को दिखा रहे हैं। यूनिवर्सिटी में आप इंतजामिया का इस्तेमाल करके, पुलिस का इस्तेमाल करके आप उनके ऊपर लाठी कोड़े बरसा रहे हैं, आप उनको रस्टिकेट कर रहे हैं। और जो गुंडों का इस्तेमाल करके अभी जेएनयू में पत्थर भी चला है, जो लोग बच्चे लोग पुरअमन तरीके से फिल्म देख रहे थे और जामिया में फिल्म दिखाने की वजह से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। आप जरा सोचिए, हिंदुस्तान जैसे बड़ी जमहूरियत में सिनेमा देखने क्या कोई क्राइम है क्या? आप ही बताइए। अगर सरकार को लगता है कि इसमें प्रोपेगेंडा है तो भाई आपके पास पूरी मशीनरी है, पूरी मीडिया है। 1 घंटे का डॉक्यूमेंट्री उसने बनाया, आपने 5 घंटे का डॉक्यूमेंट्री बना दीजिए, आप दिखाइए कि आप कैसे सही हैं। तो ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी चीज को रोकना, उसके ऊपर चिल्लाना, चाहे वो कैसा भी मवाद क्यों नहीं हो। सुन लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मवाद गलत है और दूसरा मवाद गलत है। कोई भी मवाद जब तक पुरअमन तरीके से उसको लोग देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उसमें किसी को परहेज नहीं होना चाहिए, चाहे आपकी भावना मजरूही क्यों नहीं होती। आप उसका खंडन करने के लिए, उसकी तरदीद करने के लिए आप अपना मटेरियल लाइए, आप अपनी चीजों का इस्तेमाल कीजिए। तो सरकार के पास इसका जवाब नहीं है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, और मैंने आज के मजमून में इस बात की तरफ इशारा भी किया है, कि उस नैरेटिव को किसी न किसी तरीके से दूसरी दिशा में मोड़ने के लिए ये गार्डन का भी नाम बदला गया है। और गार्डन का नाम बदल के लोग चुप हो जाते तब भी समझ में आती है बात। गार्डन का नाम बदलने के बाद उनके जो बड़े बड़े जो नेता हैं, जो रोज टीवी पे आते हैं, कोई कह रहा है कि ये मोदी जी का बहुत ही तारीखी कदम है, तो इससे गुलामी की जहनियत से हमें आजादी मिलती है।
और एक बंगाल के एक साहब हैं, वो लीडर है वहां पे, उन्होंने तो बाकायदा टीवी पे आके ये भी बात कही है कि मुगलों का नाम जहां जहां मिलेगा, जहां जहां निशान मिलेगा, वो सबको ढूंढ ढूंढ के गांव गांव से लाके उसको मिटा देना है, उखाड़ देना है, क्योंकि इतने हिंदुओं का उस मुगलों ने कत्ल किया है और उन लोगों ने मंदिरों को तोड़ा। मैं यही पत्रकार को ये पूछना चाहिए, अगर मैं पत्रकार होता तो मैं कहता, श्रीमान जी आपने मध्य भारत में यानी अहदे उस्ता से मुतालिक 2-4 कौन सी इतनी बड़ी जानकारी अगर आपके पास है तो 4-5 किताबों का या मकाले का आप नाम दे दीजिए, बताइए ये बातें कहां, ये तथ्य कहां लिखा गया है, फैक्ट्स किस हिस्टोरियन ने लिखा, इतने लोगों को मार दिया गया, क्या इरफान हबीब ने लिखा, सतीश चंद्रा ने लिखा, हरवंश मुखिया ने लिखा, रोमिला थापर ने लिखा, किसने लिखा, कहां से पढ़ लिए आप, क्या भगवान ने आके आपको सपने में आके कहा था, जरा बताइए। लेकिन पत्रकार लोग तो पूछते नहीं है इस तरह के सवाल, क्योंकि पत्रकार भी क्या करें, 10,000 15,000 20,000 की नौकरी कर रहे हैं, ठेके पे नौकरी कर रहे हैं, उनको भगा दिया जाएगा, क्योंकि मालिक लोग हैं वही आजकल सब कुछ तय कर रहे हैं। और पत्रकार जो एक होता था बेबाक पत्रकार, जो बहुत ही सीधा और सादा दिखता था, मुझे याद है जब मैं भी पत्रकारिता करता था तो आप पत्रकार को देख कर नहीं कह सकते थे कि ये पत्रकार है, बिल्कुल आम इंसान की तरह रहता था। ऐसे पत्रकारों को तो सारे अखबार ने वहां से भगा दिया है। अडानी जी की दौलत भी जो है वो भी नीचे आ रही है, बहुत सारे के इल्जामात उनके ऊपर लग रहे हैं कि जो रास्ता वो अख्तियार किए हैं वो रास्ता बहुत ही कानूनी नहीं है, उसमें बहुत झोल झाल है। अब मैं मुआशी मामलों का बहुत बड़ा जानकार तो नहीं हूं, लेकिन कुछ दाल में काला जरूर दिख रहा है। और एक और बात यह है कि हमारे बहुत सारे दोस्त ये पूछ रहे हैं कि भाई SBI में कुछ पैसा मैं रखा हुआ हूं, क्या मैं उसको निकाल लूं? भाई हमारे पास तो मेरे अकाउंट में 1,000 रुपए भी नहीं है, तो मुझे इस बात का कोई डर नहीं है। लेकिन जिन लोगों के पास मान लीजिए लाख रुपए तक भी है, उनके अंदर में बेचैनी आ गई थी कि ये सारा पैसा जो है मुल्क की तामीर में खर्च होने के बजाय, जो LIC का पैसा है, जो पब्लिक का पैसा है, इसको आवाम के फलाह और उनके बहबूद के लिए खर्च करने के बदला एक ताजिर को भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनाने के लिए उसको पीछे से हवा जो है ना, हवा भरी जा रही है। एक बात और याद रखिए कि जब टायर पंचर हो जाता है तो उसमें आप कितना भी हवा डाल लो, वो 2-4 मिनट के बाद वो टायर जो है ना, वो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जो सही रास्ते पे नहीं चलेंगे, जहां पे क्रोनिक कैपिटलिज्म होगा, उस गाड़ी का टायर पंचर होना ही है। तो हो क्या रहा है कि अर्थव्यवस्था, मईशत है, ये बहुत ही परेशानी की हालत में है। और ऊपर से जो बुरे काम पहले हुए हैं उसके बारे में लोग सवाल भी उठा रहे हैं। मजलूम चीख चीख के इंसाफ मांग रहा है, इंसाफ के एक दरवाजे बंद हो रहे हैं तो दूसरे दरवाजे खोलने के लिए लोग सड़कों पे आ रहे हैं। इस सारे मामले को लेकर घबराई हुई ये सरकार है। और जब ये सरकार घबरा जाती है तो इसके पास एक ही मास्टर स्ट्रोक है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई करो, मुगलों को गाली दो, ये कहो कि मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा है, कत्ल किया है, जो कि पूरी तरह से तारीखी तौर पे झूठ है। और ये लोग चाहते हैं कि मीडिया को खरीद लें, इतिहासकारों को खरीद लें। लेकिन मैं आखिर में यही बात कहना चाहता हूं कि पैसा जेब में रख लेने से अगर कोई बड़ा पत्रकार हो गया होता, बहुत बड़ा मौरिख हो गया होता, तो जो लोग आज बिलियनियर हैं, जो दुनिया के बड़े बड़े ताजिर हैं, जो बड़े बड़े ठेकेदार और माफिया हैं, ये लोग अब तक लोगों की सोच को बदल दिए होते।